अब नेक्स्ट जो है हमारे पास केस नंबर 2 फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। हमने कहा ना हम 3 केस करेंगे, जिसमें वो सारे केसेस जो मैंने शुरू में लिखवाए कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस आपके सिलेबस में है, वो सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है। केस 2 कौन सा वाला है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस या फिर डाइल्यूट आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस या डाइल्यूट आयनिक कंपाउंड्स। अब आपने याद रखना है, जब भी वो एक्वस बोले या डाइल्यूट बोले, इन दोनों की मतलब क्या है, सेम है। ठीक है। एक्वस, जिस तरह एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उसी तरह डाइल्यूट की भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना। अगर वो एक्वस बोल दे या डाइल्यूट बोल दे, उसका मतलब यही है, डाइल्यूट बोले तो मतलब एक्वस वाली है, एक्वस बोले तो मतलब डाइल्यूट वाली, सेम टू सेम चीज़ है। कोई फर्क नहीं होगा दोनों में। ठीक है ना। एक बात ये दिमाग में रखनी है। तो अब आपने क्या याद रखना है, इसमें रूल क्या कहते हैं। अब ये एक रूल हम याद रखेंगे फॉर एक्वस वाला केस। और रूल कहते हैं कि जी हमेशा लेस रिएक्टिव कैटाइन, लेस रिएक्टिव कैटाइन and less reactive anion will be going to their electrodes to form products। ठीक है। सिर्फ एक ये नोट याद रखना है कि एक्वस और डाइल्यूट वाले केस में हमेशा लेस रिएक्टिव कैटाइन, लेस रिएक्टिव एनाइन जो है वो जाएंगे। और अगेन, अब अगर हमें पता नहीं होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो हम ये नहीं बता सकते कि फिर लेस रिएक्टिव कौन है और मोर रिएक्टिव कौन है। ठीक है ना। तो हमेशा आपने क्या करना है, आपने डिसाइड करना है लेस रिएक्टिव कैटाइन कौन सा है। अभी पता लगेगा क्यों हम कह रहे हैं लेस रिएक्टिव वाला कैटाइन जाएगा। अब मोल्टन वाले केस में तो था ही एक कैटाइन ना सिर्फ, जबकि एक्वस या डाइल्यूट वाले आयनिक कंपाउंड जो हैं उसमें सिर्फ एक कैटाइन नहीं होता या एक आयनाइन नहीं होता, उसमें आपके पास दो दो कैटाइंस, दो दो आयनाइंस। ठीक है। तो उसकी जरा एक एग्जांपल करते हैं, तब आपको जरा क्लियरली समझ आ जाएगा। बस एक ये रूल याद रखना है और एक रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। तो एफ ए क्यू क्या कहता है जी, एफ ए क्यू कहता है कि यू आर गिवन aqueous calcium chloride solution as electrolyte। और हमने टाइप्स ऑफ आयंस लिखते हुए हमने क्या सीखा था कि अगर एक्वस लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है, डाइल्यूट लिखा है, सबका मतलब क्या होता है कि क्या चीज इन्वॉल्व है, वाटर। वाटर इन्वॉल्व है। तो ए पार्ट में कहते हैं जी राइट डाउन द टाइप्स ऑफ आयंस। जी। तो एक तो हमें पता है कि ये कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनता है, CaCl2, टू। और ये एक्वस है। ठीक है। इसका मतलब है वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। तो कौन कौन से आयंस होंगे और स्टेट सिंबल्स क्या होनी चाहिए वो लिखते हैं जरा। एक्वस का मतलब है एक तो ये सॉल्ट के अपने आयंस होंगे ना, एक कैल्शियम 2 प्लस एक्वस होगा सोल्यूशन में, और दूसरा कौन होगा, Cl1 माइनस एक्वस होगा सोल्यूशन में। ये दो आयंस। इसके अलावा एक्वस का मतलब है कि पानी वाले आयंस भी हैं, अब तो H1 प्लस एक्वस भी होगा सोल्यूशन में, और OH1 माइनस एक्वस भी होगा सोल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में सिर्फ एक कैटाइन या एक एनाइन नहीं है, अब सॉल्यूशन में दो दो कैटाइन्स और दो दो एनाइंस हैं। ठीक है ना। तो अब इधर रूल अप्लाई करेंगे कि जब भी आपके पास एक्वस वाला केस हो, तो इन दोनों कैटाइन्स में से कौन सा वाला कैटाइन जाएगा, जो क्या है, H+। जो क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना लेस चाहिए। रिएक्टिव। और इन दोनों एनाइंस में से कौन सा वाला एनाइन जाएगा, जो दोनों में से क्या होगा, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है ना। तो बस अब सिर्फ आपने देखना है कि इन दोनों में से लेस रिएक्टिव कौन कौन से हैं। तो हम जरा आते हैं नेक्स्ट बात पे। तो कहता है जी कि राइट डाउन, बी पार्ट में, राइट डाउन द इक्वेशन, हाफ इक्वेशन फॉर द कैथोड। कैथोड की हाफ इक्वेशन लिखनी है। अब हमें पता है कि कैथोड पे कौन जाता है, कैटाइन। अब हमारे सॉल्यूशन में, हमारे इलेक्ट्रोलाइट में
दो दो कैटाइंस हैं, ठीक है। और इन दोनों में से कौन जाएगा, जब एक्वस वाला केस है तो लेस रिएक्टिव कैटाइन जाएगा। और वो कैसे डिसाइड होगा, कि आप जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज पे, ठीक है। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पे जाएंगे, तो हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज याद की हुई है कि फॉर सम, सॉरी मेटल्स की क्या थी, मेटल्स की किंग, नेपच्यून, लाइकली, कैन, मेक, ऑल, केयरलेस, जीलस, फिशरमैन, टुसेल, प्लेस, हैडॉक एंड कॉड, ये सारी फॉर मेनली सिल्वर एंड गोल्ड, फॉर मेनली सिल्वर एंड गोल्ड। इसमें जहां पे हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले आयंस आ रहे हैं ना, उनको आप लिखा करेंगे, बाकी सारे डॉट्स लगाएंगे। हम जरा शुरू से शुरू करते हैं। किंग, नेपच्यून, लाइकली, कैन, कैन क्या था इसमें, कैल्शियम। मेक हमारे काम का नहीं है, ऑल, केयरलेस, जीलस, फिशरमैन, टुसेल, प्लेस, हैडॉक, हैडॉक हमारे काम का हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में सिर्फ दो हमारे काम के थे, बाकी सारे डॉट्स लगाओ और जो आपके काम का आ रहा है उसको उठा के लिख लो। अब हमने कहा था मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में, डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। हाँ जी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो मुझे बताना कि इन दोनों में से ज्यादा लेस रिएक्टिव कौन है फिर, अगर नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है तो इनमें से लेस रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसका मतलब है हमारा कौन सा वाला आयन जाएगा, एच ये प्लस लेस वाला। रिएक्टिव है, ठीक है। तो एच पॉजिटिव जाएगा। अब एच पॉजिटिव जब कैथोड पे जाएगा, अब हमें पता लग गया ना किस आयन ने जाना है, कैल्शियम 2+ नहीं जाएगा, सिर्फ एच पॉजिटिव जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस वाली स्टेट। तो जब एच पॉजिटिव जाएगा आपके पास, तो उसने किस में कन्वर्ट हो जाना है, एच एच टू जीरो। गैस। और हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस किस में एग्जिस्ट करता है, H2 गैस की फॉर्म में, ठीक है। तो अब मुझे बताना जरा कि कैथोड है, तो कैथोड के लिए क्या लफ्ज याद किया था हमने, रेड कैट। रेड कैट, यानी कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन गेन ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे। रिएक्टेंट साइड या लेफ्ट साइड पे। तो H+ जब जीरो में जाएगा तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, एक। आप बैलेंसिंग करो जरा, तो दो H हैं इधर राइट साइड पे, दो होने चाहिए लेफ्ट साइड पे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स टोटली गेन होंगे। तो +2 इलेक्ट्रॉन्स उसको गेन करने पड़ेंगे। तो ये हमने क्या लिख दिया अपनी हाफ इक्वेशन, एग्जैक्टली जिस तरह मोल्टन के केस में कर रहे थे वो करना है। लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, अब दो दो कैटाइंस हैं, दो दो एनाइंस हैं, तो उसमें से लेस रिएक्टिव नहीं जाना, ठीक है। दोनों में लेस रिएक्टिव जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे वो कहता है, बस रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद करनी है। फिर आपको भी रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसको याद करना है, उसके लिए एक हमने पूरा सेंटेंस बनाया हुआ है। हाँ, ये किस चैप्टर में थी रिएक्टिविटी सीरीज, चैप्टर 4 में। चलो आज जरा आपने क्या करना है, चैप्टर 4 5 के नोट्स भेज देना, अच्छा। अच्छा सही। अच्छा, तो हमारे पास सी पार्ट में वो आपसे कहता है, राइट डाउन द हाफ इक्वेशन, द हाफ इक्वेशन फॉर एनोड। अब एनोड पे किसने जाना है, एनाइन ने। हमारे सॉल्यूशन में दो एनाइंस हैं, एक हाइड्रोक्साइड है, एक क्लोराइड है। अब डिसाइड करेंगे इन दोनों में से लेस रिएक्टिव वाला एनाइन जाना है, तो वो कौन सा है, तो वो नॉन मेटल वाली रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर सम नथिंग कैन ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस, ठीक है। तो कैन पे क्लोराइड था, हैप्पीनेस पे हाइड्रोक्साइड था, और इसमें रिएक्टिविटी सीरीज नीचे जाते हुए क्या करती थी, डिक्रीज करती जी, रिएक्टिविटी इधर भी नीचे जाते हुए डिक्रीजेस, ठीक है। तो मुझे बताना जरा इन दोनों में से लेस रिएक्टिव एनाइन कौन सा है, अगर है। नीचे जाते हुए हाइड्रोक्साइड रिएक्टिविटी आयन। डिक्रीज होती है तो ये लेस रिएक्टिव होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे पास एनाइंस में से कौन सा वाला एनाइन जाएगा, हाइड्रोक्साइड जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड वाली जो इक्वेशन है ना, वो खुद से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट जब भी हाइड्रोक्साइड जाए ना तो उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट आप इक्वेशन ये वाली उठा के लिख सकते हो। इसमें आपने याद रखना है कि जब भी हाइड्रोक्साइड जाएगा तो उसने आपको जो प्रोडक्ट्स बना के देने, दैट इज O2 गैस, एक तो O2 गैस बना के देनी है, ठीक है। साथ उसने H2O बना के देना है आपको, वाटर भी बना के देना है, ठीक है। और इसकी अगर बैलेंसिंग करें तो आपने बस याद रखना है कि हमेशा 4OH- जाएगा,
ठीक है, एक्वस फॉर्म में O2 गैस बनाएगा, 1 मोल O2 गैस, 2 मोल वाटर, और साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या करने हैं, रिलीज करने हैं। ये इक्वेशन याद कर लो, खुद से लिखेंगे तो टाइम लगेगा बहुत। ठीक है ना। तो 4OH माइनस गिव्स यू O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी ऑर्डर में याद रखना कि 1 मोल O2, 2 मोल वाटर, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। हो जाएगा याद। तो O2 हाँ गैस, जी। H2O लिक्विड एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये हमारे पास OH आयन जब जाएगा आपके एनोड पे, तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स किधर लिखते होते हैं, राइट साइड पे, क्योंकि वो रिलीज हुए हैं, वो एज अ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स भी लिख दिए। बाकी इक्वेशन जो है OH के लिए याद कर लो, बाकी किसी के लिए याद नहीं करनी, OH वाली इक्वेशन याद कर ली। ठीक है। अच्छा, तो आगे आपके पास है कि ओवरऑल इक्वेशन लिख के दिखाओ इस रिएक्शन के लिए। राइट ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए पहले दोनों इक्वेशंस आपको आमने सामने लिखनी है, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं, कॉमन स्पीशीज को काटना है, और फिर फाइनली एडिंग करके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक्वस हैं ये सारे आयंस, अब लिक्विड नहीं है, गोज इनटू H2 गैस। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है मेरी 4OH माइनस, जरा बोलना खुद ही इक्वेशन क्या बनती है, गोज इनटू, O2 gas plus 2H2O liquid, यस, 2H2O लिक्विड एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 electrons. 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बार बार बोलोगे ना इक्वेशन तो खुद ही याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट काम क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। नीचे वाली इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को क्या कर लो, 2 से 2 से multiply. मल्टीप्लाई कर लो, ताकि उधर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करेंगे, सबको करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2H2 गैस। ऐसे ही ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है अब आफ्टर मल्टीप्लाइंग। तो जब मल्टीप्लिकेशन हो गई, उसके बाद अब अगला काम क्या होता है हमारा, कि अब जो सेम चीज़ें आ रही हैं लेफ्ट राइट पे उनको क्या कर दो, कैंसिल आउट, और जो आपके पास सेम साइड पे उन सबको ऐड कर दो। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इसके अलावा कोई कटिंग होती है तो नहीं हो रही। तो अब फाइनली अपनी कंप्लीट इक्वेशन लिख सकते हैं। एक एरो लगाओ बीच में, लेफ्ट साइड ऑफ द एरोस पे क्या है हमारे पास है 4H प्लस एक्वस, हमारे पास है 4OH माइनस एक्वस। इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, क्या बना के दे रहे हैं आपको, H2 गैस, 2 मोल H2 गैस, प्लस राइट साइड पे और क्या है, O2 1 मोल है, और साथ क्या है, 2H2 है, वो लिक्विड। ठीक है, तो सही. ये हमारे पास क्या आ गया, हमारी कंप्लीट इक्वेशन आ गई। तो देख रहे हो एग्जैक्ट सेम तरीका है, सब कुछ सेम है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा बात याद करनी है कि एक्वस वाला केस हो या डाइल्यूट वाला केस हो, हमेशा दोनों आयंस में से सिर्फ लेस रिएक्टिव आयंस ने जाना है। और वो कैसे पता लगेगा, फ्रॉम रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो काम आसान है, नहीं याद तो याद करो ताकि काम आसान हो जाए। ठीक है। दोनों मेटल नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने लिखी हुई है, दोनों में रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है। अच्छा, नेक्स्ट हम केस करते हैं जरा। वो कहते हैं जी कि, अच्छा एक और इधर बात कर सकते हैं हम। बल्कि नहीं, चलो उसको अभी जरूरत नहीं है हमें। वैसे आप बता सकते हैं यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सॉरी इधर नहीं, नीचे वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन किस रेशो से प्रोड्यूस होती हैं। 2:1. यस, यानी जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी उसका डबल हाइड्रोजन आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये जो ओवरऑल इक्वेशन है ना, आपको रेशो भी बता रही है कि आपको अगर 2 मोल हाइड्रोजन मिला तो आपको 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगी। आपको अगर फॉर एग्जांपल 20 cm³ ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल रही है तो 10 cm³ ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन से हम रेशो बिटवीन प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं, इसका नोट ही लिख लो कि द ओवरऑल इक्वेशन
equation will always tell us, will always tell us will always, अब हम मोल्स कर चुके हैं तो हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इक्वेशन से रीड करके हम पता कर सकें। टेल अस द प्रोडक्ट रेशो इन इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पे आप आते हैं। तो वो कहते हैं जी कि यू आर गिवन कॉपर टू सल्फेट aqueous। तो यू आर गिवन कॉपर टू सल्फेट aqueous एज एन इलेक्ट्रोलाइट, या चलो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाएगी। यू आर गिवन डाइल्यूट कॉपर टू सल्फेट। आप लिख लो यू आर गिवन डाइल्यूट कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट। ए पार्ट आयंस कौन कौन से हैं, बी पार्ट कैथोड की क्या इक्वेशन है, सी पार्ट एनोड की क्या इक्वेशन है, और फिर डी पार्ट ओवरऑल इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें दोबारा से लिखनी है। अब मुझे बताना है डाइल्यूट कॉपर टू सल्फेट का क्या मतलब है। ये पानी भी है, ये वाटर भी है। पानी भी है, और ये कौन सा वाला केस है, डाइल्यूट हो या एक्वस लिखा हो, एक ही केस है, ऐसी है। तो इसको मैं एज क्या लिख सकता हूँ, कॉपर टू सल्फेट एक्वस। ऐसी है। फॉर्मूला क्या बनता है कॉपर टू सल्फेट का, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका यस। फॉर्मूला क्या है। कॉपर टू का मतलब Cu2 प्लस, सल्फेट होता है SO4 टू माइनस, SO4 टू माइनस, तो चार्जेस क्या होंगे, कैंसिल आउट, क्या बनेगा हमारे पास CuSO4 एक्वस। कौन कौन से आयंस होंगे इसके अंदर, एक तो कॉपर सल्फेट वाले आयंस Cu2 प्लस एक्वस, और कौन होगा एच SO4 प्लस टू SO4 2 माइनस माइनस। एक्वस, ये सॉल्ट के आयंस। और इसके अलावा क्योंकि एक्वस स्टेट है यानी वाटर है यहाँ पे, तो वाटर वाले आयंस H प्लस एंड OH माइनस, ये दोनों आयंस भी वहाँ मौजूद होंगे। ठीक है, अब कैथोड की जरा इक्वेशन लिखते हैं। कैथोड पे किसने जाना है, कैटाइन ने। अब हमने याद किया हुआ है एक्वस वाला केस हो या डाइल्यूट वाला केस हो, दोनों कैटाइंस में से किसने जाना है, लेस रिएक्टिव लेस कैटाइन या ने। फिर ऐसे ही लेस रिएक्टिव पहले फाइंड करना पड़ेगा कौन है। कैटाइन जाएगा और कौन सा वाला जाएगा, लेस रिएक्टिव वाला जाएगा। तो पहले जरा रिएक्टिविटी सीरीज पे जाते हैं, देखते हैं इनमें से लेस रिएक्टिव कौन है। तो हमने किया जी, किंग नेचुन लाइकली कैन मेक ऑल केलेस जीलस फिशमैन टू, केलेस जीलस फिशमैन टू सेल प्लेस हैडॉक, हाइड्रोजन आ गया, एंड कॉड कॉपर आ गया, फॉर मेनली सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो मुझे बताना हमारे दो आयंस जो हैं उनमें से कौन लेस रिएक्टिव है, नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। कॉपर लेस रिएक्टिव है। यस, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो किसने जाना है फिर, कॉपर ने जाना कॉपर। है। अब हाइड्रोजन नहीं जाएगा, अब कॉपर जाएगा। तो कॉपर को जरा हाईलाइट कर लेते हैं, ये लेस रिएक्टिव है इधर। ठीक है, तो कॉपर की कैथोड पे जाना है कॉपर ने, और कॉपर किस में कन्वर्ट होगा, अपनी रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस वाली स्टेट में, जो कि क्या बनती है, Cu कॉपर सॉलिड। सॉलिड, जीरो ऑक्सीडेशन में। ठीक है, और अब बताना जरा कि हमारे पास कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, रेड कैट से याद ऑक्सीडेशन रखेंगे। का। कैथोड पे रिडक्शन होती है। रिडक्शन होती है, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन्स किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड, या आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि जहां पे ग्रेटर चार्ज होता है ना, उस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लिखते होते हैं। ठीक है, तो कॉपर टू प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, कॉपर जीरो में जाने के लिए टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। ये हमारी पहली हाफ इक्वेशन बन चुकी है। सेकंड, अब डिसाइड करना है कि इन दोनों एनाइंस में से कौन सा वाला एनाइन है जो जाएगा। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं। तो वो थी जी, फॉर सम, सम है सल्फेट आइन, नथिंग कैन ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस, OH है।
इन दोनों में से अगेन रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए क्या करती है, डिक्रीज करती है। नॉन मेटल की सीरीज में भी तो हमारे पास कौन लेस रिएक्टिव है, ओ एच लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव ही एनाइन भी जाता है। और ओ एच की मैंने आपको क्या कहा, इक्वेशन याद करनी है, ये लेस रिएक्टिव है इस केस में, तो ये जाएगा। ओ एच के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, 4 मोल ऑफ ओ एच माइनस जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, O2 गैस में। यस, 1 मोल O2 गैस ओ टू गैस, 2 मोल प्लस 2H2O लिक्विड लिक्विड H2O, और प्लस साथ 4 इसके इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन जरा देखो कि लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है, 1 माइनस, राइट साइड पे कितना है, 0 चार्ज। हमने इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड किए हैं, जहां पे लेसर चार्ज, जहां या सॉरी जहां पे ग्रेटर चार्ज। ऊपर देखो 2 प्लस वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड किए, इधर 0 चार्ज था। और नीचे देखो इधर 1 माइनस इधर 0, यहाँ ग्रेटर चार्ज राइट साइड पे था, तो राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। ठीक है, तो ये एक तरीका है, फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा पूरा वो प्रोसेस के एनोड है, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को लिखते होते हैं। अगर इस तरह नहीं करना तो जहां पे ग्रेटर चार्ज है उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो। ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है जी। अब ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी, हमने सेकंड इक्वेशन लिख ली अपनी एनोड की, हाफ इक्वेशन बोलते हैं इसको, आधा काम बता रही है ये आपको। फाइनल या ओवरऑल इक्वेशन लिखने के लिए दोनों इक्वेशन आमने सामने, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू Cu सॉलिड, ये एक्वस आयंस है इस केस में, ये मोल्टन वाले आयंस नहीं है। 4OH माइनस एक्वस गोज इनटू O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन सेकेंड काम क्या होता है इसके बाद, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने से हमारे पास नीचे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सेकेंड ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी उसको लिखते हैं, तो हमारे पास बनेगा 2 मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस, ओहो, 2 मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस, 2 मिनट, इधर भी स्टेट सिंबल्स डालने, हाफ इक्वेशन में भूलना नहीं उसको। एक्वस आयंस है, इधर आयंस की एक्वस स्टेट है, बाकी सारा तो आपको पता है। कॉपर 2 प्लस, और अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 टाइम्स 2, फिर 2 टाइम्स 1 कॉपर सॉलिड, तो 2 कॉपर सॉलिड हो जाएगा। फाइनली क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, और हम लेफ्ट राइट एडिशन कर देंगे। लेफ्ट साइड ऑफ द एरोस पे क्या आ रहा है, एक आ रहा है 2Cu2 प्लस एक्वस प्लस 4OH माइनस एक्वस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है अब लेफ्ट साइड पे, ये दो चीजें रह गई थी बस। राइट साइड पे कॉपर, ऑक्सीजन एंड वाटर, तो 2 मोल्स ऑफ कॉपर सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारी ओवरऑल इक्वेशन बन गई। आसान है। हाँ जी। गुड, अच्छा जी। अब इधर एक आपसे सवाल है कि अगर इसी का ना मैं जरा डायग्राम बनाऊं, जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट वाला आपने रखा हुआ था, तो मैं ज़रा डायग्राम बनाता हूँ अपने पास। मेरे पास ये जो अपने पास वो टब था, उसमें Cu2 प्लस आयंस थे, सल्फेट आयंस थे, उसमें H प्लस आयन था, उसमें OH आयंस थे। कौन से आयंस चले गए यहाँ से बाहर, ये Cu2 प्लस वाले यस, और ये OH Cu2 वाले। प्लस कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होके खत्म हो गया, ये OH माइनस ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट होके खत्म हो गया। क्या रह गया सोल्यूशन में, H H प्लस और प्लस आयन SO4 और माइनस। SO4 माइनस आयन। ठीक है, तो ये सोल्यूशन की नेचर कैसी होगी एट द एंड, जिसमें H प्लस आयन पड़े हुए हैं इतने ज्यादा, एसिडिक होगी। यस, एसिडिक सोल्यूशन रिमेन्स। ठीक है, इस वजह से ये जो हमारे पास सोल्यूशन रिमेनिंग सोल्यूशन होगा वो एक एसिडिक सोल्यूशन होगा नेचर में, क्योंकि उसमें H प्लस आयंस पड़े हुए हैं ढेर सारे। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम एक नोट लिख सकते हैं। इसको ना बनाना, डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए एक नोट लिख लो। और नोट किस इस तरह लिखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस लिखो अपने पास,
कॉपर 2 प्लस एक्वस एंड सल्फेट एक्वस, OH एक्वस एंड H प्लस एक्वस। इनमें से ये वाला आयन और ये वाला आयन निकल चुका है, सॉल्यूशन में H प्लस एक्वस फॉर्म में रह चुका है। ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे द रिजल्टिंग सॉल्यूशन या द नेचर ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will be acidic due to the presence of H plus aqueous ions। ठीक है, जो H प्लस aqueous ions बच गए उनकी वजह से अब सॉल्यूशन कैसा है हमारा, एक एसिडिक सॉल्यूशन है। फर्ज करो सॉल्यूशन में OH आयंस बच जाते, H प्लस निकल जाते, फिर कैसा होता सॉल्यूशन, बेसिक होगा। फिर एक बेसिक सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है ना। अच्छा, इसी में जो है आपके पास, अब ये एक्वस और डाइल्यूट के केस में ही, क्योंकि आयनिक कंपाउंड नहीं है ना, तो एसिड्स वाला केस भी इसी में इंक्लूडेड है। एग्जैक्ट सेम तरीके से करना है, सब कुछ सेम है, लेस रिएक्टिव एनाइन, लेस रिएक्टिव कैटाइन, सब सेम है। सिर्फ उसको हम क्या कहते हैं कि वो एसिड्स है ना, उसको आयनिक कंपाउंड की हेडिंग के अंडर नहीं करा सकते हम। ठीक है, तो वो क्या है जी, अगर आपके पास कोई डाइल्यूट या एक्वस एसिड सॉल्यूशन हो, अब हमें पता है एसिड सॉल्यूशंस भी जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, एज इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर सकते हो। लेकिन केस फिर भी कौन सा बनता है, केस टू ही बनता है, डाइल्यूट या एक्वस वाला केस, जिसमें हमेशा किसने जाना है, लेस रिएक्टिव कैटाइन और लेस रिएक्टिव एनाइन ने ही जाना है। ठीक है ना। बस सिर्फ फर्क ये है, क्योंकि एसिड जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो उसको मैं इस हेडिंग के अंडर नहीं करा सकता कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस या डाइल्यूट आयनिक कंपाउंड्स के बीच में। बट केस कौन सा वाला है, एक्वस और डाइल्यूट वाले ही एग्जैक्ट सेम तरीके से लेस रिएक्टिव ही कैटाइन ने जाना है एंड लेस रिएक्टिव ही एनाइन ने जाना है, सिर्फ इसको एक सेपरेट हेडिंग दे रहे हैं और कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एफएक्यू देखना एग्जैक्ट सेम तरीके से ही होगा। वो कहते हैं जी यू आर गिवन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिवन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आज डाइल्यूट वाला केस पे हम एंड करेंगे, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या मतलब है, HCl एक्वस स्टेट में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आयंस, ए पार्ट, कौन कौन सा आयन है सोल्यूशन में, एक तो HCl से आने वाले कौन कौन से आयंस, H प्लस और Cl माइनस। यस, ये तो HCl से आ रहे हैं, H प्लस और Cl माइनस। और इसके अलावा वाटर वाले भी H प्लस और OH माइनस। OH माइनस। अब मुझे बताओ एक बात कि कैटायन तो सेम आ रहा है ना दोनों से। हम्म। ठीक है, तो इधर तो हमें लेस रिएक्टिव ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, H प्लस को भेजेंगे, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसी है। सिर्फ एनाइंस के लिए आपने कौन सा वाला चूज करना है, एक्वस या डाइल्यूट वाले केस में। कैटाइंस में तो हमें कोई मसला नहीं है, एनाइंस में भी जो दो एनाइंस हैं, कैटाइन तो दोनों में ही सेम आ गया ना, वाटर वाला भी और जो हमारा सॉल्ट है उसके लिए भी। एनाइंस में जो है आपके पास हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वाला जाएगा, और क्योंकि एक्वस या डाइल्यूट केस है तो फिर कौन सा जाता है हमेशा, लेस रिएक्टिव वाला। ऐसी है। तो अब जरा जाते हैं नीचे, बी पार्ट में उसने आपसे बोला जी कैथोड की इक्वेशन लिख के दिखाएं। तो इक्वेशन फॉर कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, कौन जाता है कैथोड पे, एनाइन कैटाइन, कैटायन। कैटाइन जाएगा, कैटाइन ने जाना है। ठीक है। अच्छा, कैटाइन हमारे पास एक ही है, दोनों से एक ही कैटाइन आ रहा है, तो H प्लस जाएगा। ठीक है, H प्लस ने जाना है, किस में कन्वर्ट होना है, H2 गैस में H2 कन्वर्ट, गैस। जीरो ऑक्सीडेशन में। बैलेंसिंग कर लें तो 2H प्लस जाएगा। और क्योंकि कैथोड है तो रेड कैट से याद रखेंगे, रिडक्शन होती है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, तो हमें 2 प्लस, H प्लस से जीरो में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दो एक इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन चाहिए H प्लस से जीरो में जाने के लिए, और जब दो H प्लस जाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे।
ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स किधर ऐड करते हैं रिडक्शन में, टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। सही। इसी तरह जो एनोड का रिएक्शन है उसमें अब रिएक्टिविटी सीरीज यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एनोड एनाइंस जो है वो हमारे डिफरेंट है। ठीक है, बेशक ये H प्लस वाली इक्वेशन भी याद कर लो, बड़ा आसान सा है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस में। तो सी पार्ट में कहते हैं जी एनोड की इक्वेशन लिखें। एनोड में अब हमें दो एनाइंस हैं तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पे जाएंगे, हमारे पास फॉर सम नथिंग कैन ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस। कौन ज्यादा लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है। OH ने चले जाने, क्लोरीन नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास OH इज लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है, इसने जाना है, डाइल्यूट वाला केस है। तो एनोड पे जाएगा एनाइन, और जो कौन सा वाला जाएगा, लेस रिएक्टिव वाला। लेस रिएक्टिव एनाइन जाएगा, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर मेंशन करते हैं, प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, तो अब जरा लिखते हैं। तो हमारे पास OH जाएगा, OH की इक्वेशन दोबारा बोलनी पड़ेगी, यस। 4OH माइनस, 4OH minus goes into O2 gas plus 2H2O liquid plus 4 electrons. यस। तो ये हमने क्या बना दिया, अपनी हाफ इक्वेशन फॉर एनोड बना दी OH के लिए। दोनों हाफ इक्वेशंस बन गए। अब डी पार्ट में कहते हैं ओवरऑल इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो मेरी ओवरऑल इक्वेशन लिखने के लिए पहले तो 2H प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू H2 गैस, और दूसरी हाफ इक्वेशन इज 4OH माइनस goes into O2 gas plus 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो वो क्या बन जाएगी, 4H प्लस, ऊपर वाली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2H2 गैस। ऐसे ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करनी थी। अब हमने क्या करना है, सेम चीज़ें जो ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं उनको काट दो। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 4H प्लस एक्वस प्लस 4OH माइनस एक्वस लेफ्ट साइड ऑफ द एरोस पे, और राइट साइड ऑफ द एरोस पे 2H2 गैस प्लस O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। तो ये हमारी क्या बन गई, ओवरऑल इक्वेशन फॉर दिस इलेक्ट्रोलिसिस बन गई। ठीक है सर। क्लियर है, तो ये हमारा डाइल्यूट या एक्वस वाला केस है। अब डाइल्यूट में आयनिक कंपाउंड का बोले, एसिड का बोले, एक्वस में वाइनिक कंपाउंड का बोले, एसिड का बोले, इन सारों में आपने हमेशा क्या भेजना है, लेस रिएक्टिव कैटाइन जाएगा, लेस रिएक्टिव एनाइन जाएगा। ठीक है, तो हम एक फाइनल नोट लिख लेते हैं कि डाइल्यूट या एक्वस आयनिक कंपाउंड्स हों और एसिड हो, एसिड सॉल्यूशन हो, इन सारों की इलेक्ट्रोलिसिस में ऑलवेज लेस रिएक्टिव कैटाइन एंड लेस रिएक्टिव एनाइन ने जाने। ठीक है, तो ये बेसिकली दो इलेक्ट्रोलिसिस थी जो हमने एक ही हेडिंग के अंडर कवर कर ली है, कि हमने डाइल्यूट या एक्वस वाले केसेस में, आया वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो या कोई एसिड वाला सॉल्यूशन हो, हम हमेशा किसको भेजते हैं, हम हमेशा लेस रिएक्टिव कैटाइन, लेस रिएक्टिव एनाइन को भेजते हैं। और वो डिसाइड करने के लिए क्या यूज करनी होती है, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज लाजमी है, आपने क्या करना है, इसको याद करना है। क्लियर है इतना। क्लियर है सर। अच्छा, अब हम जाएंगे नेक्स्ट और लास्ट केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे, जो कि है हमारा जी अच्छा नहीं, लास्ट केस पे नहीं जाना, एक चीज रहती है अभी, उसकी जरा डायग्राम मैंने आपको समझानी है। कि जब एसिड्स की हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है, दीज गैसेज आर लाइटर देन एयर। ठीक है, तो वो जो कन्वेंशनल apparatus था ना, वो नहीं यूज हो सकता जो जो हमारे पास था। यानी कोई अगर एसिड की आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो आपने इस तरह करके अपना सेटअप नहीं लगाना। ये हमारा आ गया कैथोड एनोड, और ये हमारा एसिड का सोल्यूशन आ गया जिसमें H प्लस था, क्लोराइड था, वाटर वाला H प्लस था और OH माइनस था।
यहाँ पे कैथोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी ना। हाँ जी। अच्छा, अब हाइड्रोजन गैस क्या है, वो लेस डेंस देन एयर है, तो वो किधर राइज करती है? ऊपर की तरफ। अपवर्ड। तो हम तो प्रोडक्ट कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह का apparatus लगाए, वो जाया हो जाएगा। इसी तरह जब हमारे पास जो एनोड है उस पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था? कौन सी गैस? O2 गैस। O2 गैस इधर प्रोड्यूस हो रही थी जब ओ एच आयन इस पे गया था। तो वो O2 गैस भी क्या करती है, वो भी लेस डेंस देन एयर है, वो किधर ट्रैवल करती है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वो भी क्या कर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, हम कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने एपरेटस जो यूज करना है ना, वो उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड एपरेटस। ठीक है, हम नॉर्मल वाला एपरेटस नहीं यूज करते एसिड्स की इलेक्ट्रोलिसिस में, हम इन्वर्टेड एपरेटस यूज करते हैं। ठीक है, तो एक नोट लिखेंगे अपने पास कि ओनली फॉर डाइल्यूट एसिड्स, या ओनली फॉर डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड भी होता भी, ओनली इन केस ऑफ एसिड्स, in case of acids we need to use inverted apparatus। और उसकी डायग्राम बना के बस आज ये डाइल्यूट वाला केस जो है उसको एंड करते हैं। अब इन्वर्टेड apparatus में आप क्या करते हो, तो आप हेडिंग लगा लो डायग्राम सर फॉर O2 गैस तो इलेक्ट्रोलिसिस। डेंसर नहीं होती? नहीं नहीं, डेंसर नहीं होती, राइज अप करती है ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आती, ऊपर की तरफ जाती है। सही है। अच्छा, डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स। तो उस डायग्राम में आपने क्या करना है, आपने वही इसी तरह एक कंटेनर लेना है। आप उसी तरह एक कंटेनर लोगे, लेकिन उसमें आप क्या करोगे, गैस ओवर वाटर मेथड के थ्रू आपने अपनी ऑक्सीजन गैस एक ट्यूब में और हाइड्रोजन गैस दूसरी ट्यूब में कलेक्ट करनी है। ठीक है ना? तो गैस ओवर वाटर मेथड में आपको याद होगा, हम पहले एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं पानी का। ठीक है, तो ये सारा इसमें सोल्यूशन है अंदर, ये हमारा डाइल्यूट एसिड वाला सोल्यूशन है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने इधर नीचे से इसको क्या करना है, इधर से इलेक्ट्रोड्स डिप करने हैं सोल्यूशन में। ये हमारा एक इलेक्ट्रोड और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगेन ये दोनों इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल के होने चाहिए? तो ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के ही इलेक्ट्रोड्स हैं, सिर्फ एपरेटस इन्वर्ट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। अगेन इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट करेंगे? एक बैटरी के साथ। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और जोन सा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी ये वाला जो राइट साइड वाला इलेक्ट्रोड है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और कौन सा इलेक्ट्रोड होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है? कैथोड। कैथोड। उसने कैटायन को अट्रैक्ट करना है। और जो दूसरे साइड वाला इलेक्ट्रोड है ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये कौन से वाले क्या नाम होता है इसका? एनोड। इसने एनाइन को अट्रैक्ट करना है। ठीक है ना? तो डाइल्यूट एसिड्स के केस में हम इस तरह का कुछ apparatus यूज करते हैं। और हमारे पास एनोड पे क्या कलेक्ट हुआ था? एनोड पे O2 गैस। O2 गैस। और कैथोड पे क्या कलेक्ट होगा? H2 गैस। यहाँ पे H2 गैस कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगेन आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन दोनों के बीच में रेशो इक्वेशन देख के बता सकते हो कितनी होगी। जितनी ऑक्सीजन कलेक्ट होगी उससे डबल हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी। तो ये देख रहे हो डायग्राम में भी थोड़ा नजर आ रहा है कि जितनी ऑक्सीजन कलेक्ट हुई है उससे डबल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है। ठीक है, हाँ जी, आ गए। और हमारा हम इलेक्ट्रोलाइट इधर लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल HCl एक्वस या डाइल्यूट HCl, एक ही बात है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, तो सिर्फ क्या किया है, गैसेस के केस में हमने क्या कर दिया, या डाइल्यूट एसिड्स के केस में गैसेस प्रोड्यूस होती, उनको कलेक्ट करने के लिए
हमने गैस ओवर वाटर मेथड से इन्वर्ट करके अपने इलेक्ट्रोलिसिस को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। बाकी सारा तो सेम है ना, इलेक्ट्रोड्स भी वही हैं आपके पास, बैटरी भी आपने यूज करनी है, सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी उसी तरह यूज कर रहे हैं, टब में यूज कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इन्वर्टेड एपरेटस यूज करना है, क्योंकि ये गैसेस टेंड टू ट्रैवल अपवर्ड्स, और इनको कलेक्ट करने के लिए आपको फिर अपवर्ड डिलीवरी मेथड यूज करना पड़ता है। क्लियर है? तो बस एक ये बात आपने क्या करना है, याद करना है, यहाँ पे डाइल्यूट एसिड्स वाला केस भी क्या हो गया हमारा, एंड हो गया। अब सिर्फ केस 3 रहता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और वो है कि अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड आयनिक कंपाउंड हो, उसके लिए भी नोट लिखवाऊंगा, सारा हो जाएगा। या फिर अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वाला सोल्यूशन हो, ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस आ जाएगा। हमने अभी तक दो केसेस कर लिए, एक मोल्टन वाला, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक एनाइन एक कैटाइन होता है, उसमें कोई रिएक्टिविटी नहीं डिपेंड करती, सीधा सीधा उन्होंने जाना है, प्रोडक्ट बनाएंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। और एक कर लिए एक्वस या डाइल्यूट केस, जिसमें हमेशा लेस रिएक्टिव कैटाइन लेस रिएक्टिव एनाइन आपके पास फ्रॉम द पेयर ऑफ कैटाइंस एंड पेयर ऑफ एनाइंस उनमें से चूज होके जाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हम चूज करते हैं उसको, ठीक है। और लास्ट अब रह जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड आयनिक कंपाउंड्स हों या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हों, उनका केस होगा वो कि उसको किस तरह करना है।